नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कश्मीर का चौसर। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बड़ा ऐलान किया है। मुफ्ती ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी जम्मू और कश्मीर चुनावों में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन का समर्थन करने को तैयार है, बशर्ते पीडीपी के एजेंडे को स्वीकार किया जाए। खबरों के मुताबिक उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार को जवाब दिया है। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अपने अलग मुद्दे हैं। यहां अनुच्छेद 370 को हटाने से ये और भी उलझ गए हैं। जब भी हम किसी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं तो हमारा एक मकसद होता है। महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें उन्होंने अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को बहाल करने, भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक वार्ता शुरू करने और घाटी में कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी सुनिश्चित करने के प्रयासों का वादा किया। पीडीपी के घोषणा पत्र के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने उनका घोषणा पत्र कॉपी कर लिया है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती की अगुवाई वाली पीडीपी से अपील की है कि वे जम्मू कश्मीर के भलाई के लिए एनसी और कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ अपने प्रत्याशी न उतारें, क्योंकि दोनों पार्टियों का एजेंडा एक जैसा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमने घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं छोड़ा है। आज सभी ने हमारे घोषणा पत्र की नकल कर ली है, उन्हें कुछ अंतर रखना चाहिए था। उमर ने कहा कि उनकी पार्टी ने सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और पीडीपी ने भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। हमने कहा कि हम पहले साल में 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, तो पीडीपी ने भी इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लिया। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 2014 के विधानसभा चुनावों में पीडीपी ने 28 सीटें, बीजेपी ने 25, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। पीडीपी और बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाई थी। हालांकि 2018 में मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद महबूबा मुफ्ती के सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे। इस मीटिंग में चुनावी रणनीति, मुद्दों, उम्मीदवारों के नाम और राज्य में पीएम मोदी की संभावित रैलियों पर भी चर्चा हुई थी। इस मीटिंग के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी सोमवार सुबह तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर देगी। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में तय हुआ कि पीएम मोदी की कश्मीर में 1 से 2 रैली होगी, जबकि जम्मू में पीएम मोदी 8 से 10 रैलियां करेंगे। बता दें कि राज्य की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होंगे। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। पहले फेज में 24 सीटों पर, दूसरे फेज में 26 सीटों पर और तीसरे फेज में 40 सीटों पर मतदान होना है। तो जम्मू कश्मीर के सियासी घटनाक्रम पर अब हर किसी की नजर है। चुनाव के तारीखों के ऐलान हो जाने के बाद अब कोई भी पार्टी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि हम आपको बताएं तकरीबन 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव है। ऐसे में कई लोगों के लिए, मसलन पार्टियों के लिए, यह साख का सवाल है और कोई भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता है। कांग्रेस का पहले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन हो चुका है। पीडीपी संभवतः अकेले चुनाव लड़ेगी। अभी तक उसके गठबंधन की कोई सूचना नहीं है। बीजेपी भी
अकेले दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में तमाम सियासी समीकरण कहीं उलझ न जाए, इसके मद्देनजर पार्टियां अपने घोषणा पत्र को लेकर खास मसौदा बनाने में जुटी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया और अब पीडीपी ने भी। बीजेपी लगातार मंथन के मोड में है। उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी हुई, लेकिन एक बड़ी खबर यह भी है कि जो भी प्रत्याशियों के नाम तय किए गए थे, बीजेपी ने उस लिस्ट को अभी फिलहाल फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया है। लिस्ट जारी होने के बाद लिस्ट को कैंसिल करना यह अपने आप में कई सवालों को पैदा कर रहा है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है और जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना है। पीडीपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। और आज इसी खास मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान 3 जुड़ेंगे। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से शान खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही पीडीपी के तरफ से मोहम्मद अनायत साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि बहुत जल्द ही मंजूर नाइक साहब भी बीजेपी के तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। तो शान खान साहब के पास हम सबसे पहले जाएंगे। शान खान साहब, स्वागत है आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। तो गठबंधन हो ही गया है आपका, लेकिन अब पीडीपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हालांकि एक मसौदा उनका साफ है कि यदि कांग्रेस पीडीपी के घोषणा पत्र का समर्थन करती है तो फिर वो भी कांग्रेस का समर्थन करेगी और कहीं ना कहीं एक समरसता आएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप पहले से गठबंधन में है, हालांकि पीडीपी के साथ अभी कुछ चीजें फाइनलाइज नहीं हुई है। ऐसे में शान खान साहब, आप जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर क्या स्थिति देख रहे हैं और पीडीपी के इस घोषणा पत्र के जारी करने के बाद यह ऐलान कि कांग्रेस यदि उनके घोषणा पत्र का समर्थन करे तो हम उनके साथ हैं, इसको कैसे देख रहे हैं शान खान साहब? देखिए कुणाल भाई, जम्मू और कश्मीर राज्य में कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राज्यव्यापी पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता जम्मू में भी है, घाटी में भी है और जम्मू कश्मीर के हर जिले में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, नेता, उनका नेतृत्व है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के चुनाव में प्रमुख भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के तरफ कांग्रेस पार्टी को अपना जनमत देने का मन बना लिया है। जिस प्रकार से भाजपा की केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ अन्याय किया, उनको बेटा की जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया, उनका पूर्ण राज्य का दर्जा छीन लिया और 5 वर्ष से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराए। आज यदि चुनाव हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। भाजपा की केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही थी, तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों का जो नुकसान है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ है, चाहे वो जम्मू के लोग हों, चाहे वो कश्मीर के लोग हों। पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में एक ही राय है, एक ही आवाज है जनता की, वो है कांग्रेस पार्टी। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होगा, जो इंडिया गठबंधन होगा, वो संपूर्णता जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। और हम जम्मू कश्मीर के लिए क्या करेंगे, इसको लेकर हम बहुत अति शीघ्र ही जनता के लिए घोषणा पत्र तैयार करेंगे। जनता को बताएंगे कि हम जम्मू कश्मीर में विकास के लिए क्या करेंगे, प्रगति के लिए क्या करेंगे, न्याय के लिए क्या करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात की जम्मू कश्मीर में पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के संसाधनों की रक्षा हो, ये हमारी प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर की संस्कृति की, वहाँ की पहचान की रक्षा हो, उनको सम्मान मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। तो निश्चित रूप से पूरे चुनाव में हम प्रमुख भूमिका में हम राजनीतिक पार्टी हम जो चाहेंगे वही होगा कि जनता का नहीं। ठीक है, वो तो आप खैर अपनी बातें जनता के सामने रखेंगे, लेकिन खान साहब, कांग्रेस के लिए भी एक बात है, मतलब जब से चुनाव हुए हैं आजादी के बाद से जम्मू कश्मीर में, तब से तकरीबन 11 बार आप कांग्रेस सरकार में शामिल रही है। कहीं ना कहीं जमीन आपने भी खोई है, उसके लिए भी आपको होमवर्क करने की थोड़ी जरूरत है, लेकिन फिलहाल तो आपका आने वाले चुनाव पर फोकस है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से कैप्टन आई सिंह साहब भी जुड़ गए हैं। स्वागत है सर आपका। पीडीपी ने, जो आपकी पुरानी साथी रही है कहीं, इसलिए यह सवाल काफी अहम बनता है कि पीडीपी ने एक तरफ से यह साफ कर दिया है कि आइडियोलॉजिकल वे में यदि घोषणा पत्र को कांग्रेस समर्थन करती है
तो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस एक साइड है। सर, आपको तो अकेला ही चलना है, अकेले ही चुनाव में उतरेंगे। ऐसे में जो एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर आप पीडीपी को देख रहे थे, क्या वो अभी भी वैलिड है, या फिर अब घोषणा पत्र जारी होने के बाद आपको लगता है कि उनकी विचारधारा से अब बीजेपी की विचारधारा मैच नहीं करेगी? आई सिंह साहब। देखिए कुणाल, सबसे बड़ी बात है कश्मीर के लोगों का विकास। कश्मीर के लोगों के लिए उनके जो अपने अधिकार है वो वहाँ की आम जनता के लिए एक रोजगार, उनको एक स्वतंत्र जो है ना वहाँ आबो हवा, जो जिस तरह से जो इन लोगों ने पहले उसको बंधक बना रखा था। मैं आपको बड़े कुणाल जिम्मेवारी से बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि जब इनकी सरकारें चला करती थी तो वहाँ सिर्फ 3 परिवार थे, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा और ये कांग्रेस। ये 3 पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को इस तरह से जकड़ रखा था कि ना तो उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो रही थी, ना उनके अपने अधिकार उन्हें मिल रहे थे। और तो और जो आज बात करते हैं दलितों की, और दलितों को वहां वोट डालने तक का अधिकार कश्मीर में नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी जी ने आके दिया है। तीन जो इन्होंने जो वहां जो कानून बना रखे थे, धारा 370 और 35 से, इससे वहां आम जनता को क्या लाभ था? कोई लाभ नहीं था, सिर्फ ये राजनीतिक पार्टियां उसका लाभ ले रही थी। मगर जैसे ही धारा 370 हटी और 35 से हटा, पहला लोकसभा चुनाव हुआ है तो उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार गए और महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गई। और कांग्रेस की स्थिति है वो जग जाहिर है, बताने की जरूरत नहीं है। इनके शासन काल में क्या हुआ करता था कि कश्मीर को सिवाय एक दहशतगर्द स्टेट बना रखा था, जहां डेली जो है ना लूट, अपहरण, मर्डर ये हुआ करते थे। आम जनता वहां अमन चैन से जी नहीं पा रही थी। अमन चैन कहे तो वहां था ही नहीं। जब वहां पर सेना सुरक्षित नहीं थी, सेना के ऊपर आए दिन जो है फायरिंग होती थी, अगर सेना आतंकवादियों को घेरा डालती थी तो पीछे से एक पत्थरबाजी टीम आती थी जो इन लोगों ने पैदा करी थी, इन्होंने खड़ी करी थी। ये लोग जो फंडिंग करते थे, ये राजनीतिक पार्टियां, वो जाके सेना के ऊपर पथराव करती थी। तो क्या माहौल था वहां का? ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि जम्मू कश्मीर का कोई जिला, कोई तालुका जहां बम ब्लास्ट ना हो और सैकड़ों लोग उसमें मारे न जाते हो। ठीक है, तो आपका मेन एजेंडा क्या है? किस एजेंडा के साथ आप चुनाव में उतर रहे हैं? आपको लग रहा है धारा 370 के एब्रोगेशन और आर्टिकल 35A के समाप्ति के बाद अब वहां पर अमन चैन और खुशहाली और लोग आपको जमकर वोट देंगे, आप अकेले सरकार बनाएंगे? सिंपल स्ट्रेट सवाल। देखिए, बिल्कुल आप ये मान के चले कि ये धारा 370 हटने के बाद वहाँ अमन चैन कायम हुआ है और आज वहाँ के बहुत अच्छे विकास हो रहे हैं। लाइट, पानी आज घर घर पहुंच चुका है। रोडे हमने एक अगर सिंगल मकान बनाए तो वहां तक बना के दी है। तो इसको जनता देखेगी, नजरअंदाज नहीं करेगी और इसी हिसाब से वोट। लेकिन एक और भी क्वेरी है सर, लेकिन अब क्या करें, जो रियलिटी है पिछले 3 साल में ना 50 से ऊपर हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं सर, ये जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस शांति और जिस पीसफुल एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हैं वो 2019 के बाद उतनी सफल तो नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी। खैर, इस पे आपका टेक लेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अनायत साहब भी जुड़े हुए हैं पीडीपी से। मोहम्मद अनायत साहब, स्वागत है आपका। और मेरा स्ट्रेट सिंपल सवाल आपसे यही है, क्या आप अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में देख रहे हैं कि एक तरफ तो आप अलाय भी नहीं कर रहे हैं किसी से और आप ये भी कह रहे हैं कि हम तो आइडियोलॉजिकली घोषणा पत्र कांग्रेस फॉलो करे तो हम कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन गिवन अ चांस अगर आप फिर से वो किंग मेकर की भूमिका में आएंगे तो क्या आप फिर बीजेपी के साथ साझा गठबंधन कर सकते हैं? ऐसी कोई स्थिति है या बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? देखिए कुणाल जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। तो जहां तक किंग मेकर की बात है उसके बारे में तो ये मैं आप कह सकते हैं, हम तो कभी ये सोचा नहीं कि हम किंग मेकर बनेंगे या कुछ ऐसा होगा। तो आज के जो चुनाव में जो या पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस हुए उसमें सिर्फ यही एक चीज थी कि यहाँ के जो जम्मू कश्मीर की आवाम है उनके हक की बात करनी है। और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी आजकल हमारी स्टेट की जो सब्जेक्ट है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रही है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 कैसे हालात पैदा हो गए। और आज की डेट में पिछले भी हमने जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस लड़े तो उसमें भी हमारा यही था कि ये आज का वोट एक पार्लियामेंट कैंडिडेट चुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया
वो फैसला रियासत के जम्मू कश्मीर के लोगों को मंजूर नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जो कि असेंबली इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसमें तो लोकलिटी के इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं या स्टेट लेवल के इश्यूज होते हैं, उनको भी लिया जाता है। और जहां तक किंग मेकर की बात है तो उसके बारे में तो मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उसके बारे में ये आपकी राय हो सकती है, हमने इसके बारे में कभी सोचा नहीं। मैंने तो सर सिंपल क्वेश्चन पूछा, अगर आप अलाय भी तो नहीं कर रहे हैं ना किसी से, मतलब। और एक बात और आपको बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला साहब ने साफ कहा है कि कांग्रेस और एनसी के कैंडिडेट्स जहां पर उतर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट किया है कि आप उनके अगेंस्ट में अपने कैंडिडेट्स ना उतारे, क्योंकि आप सबका मसौदा और एजेंडा लगभग एक ही है, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना। कुणाल जी, आपने पहले ही बोला कि उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला कि जिसके जवाब में हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने बोला था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको वो सपोर्ट करते हैं तो वो विदाउट एनी कंडीशन अनकंडीशनली उनको सपोर्ट करेंगे इस इलेक्शन। तो इसीलिए मैं उस चीज पे गया नहीं, उस सवाल का जवाब अपने खुद ही दे दिया था कि अभी उन्होंने ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि यही वजह है कि उन्होंने एक ऐसा इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया। तो शायद उमर अब्दुल्ला साहब को ये याद दिलाना पड़ेगा कि PAGD जो थी उसकी एक मेंबर पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी और उसकी एक मेंबर पार्टी PDP भी थी। तो वो अपने उस एजेंडा को, अपने उस ऑब्जेक्टिव को भूल चुके हैं, शायद कुर्सी लेने के उसके लालच में। तो लेकिन PDP उस ऑब्जेक्टिव को नहीं भूली है। PDP यहाँ के लोगों के जो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उनके अभी सस्पेंड किए गए हैं उनको नहीं भूली है, और तब तक नहीं भूलेंगे जब तक वो उनके जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सस्पेंड हुए हैं उनको रेस्टोर नहीं किया जाता। तो मुझे लगता है कि शायद उमर अब्दुल्ला साहब को ये बात हमें याद दिलानी पड़ेगी। और जहां तक उनका ये कहना है कि आपने पहले भी बोला था कि हमने उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसको कॉपी किया हुआ है, तो अगर ऐसी बात थी तो उनको तो उसको पेटेंट करवाना चाहिए था। इलेक्शन मैनिफेस्टो को पहले पब्लिश करने से पहले उनको उसको पेटेंट करवाना चाहिए था। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो पब्लिक इन जनरल जो इश्यूज ग्रीवेंसेस हैं उनके उसी को लेके तो आप चुनाव लड़ोगे ना। क्या आप वहां से कुछ और लेके लाओगे? बीजेपी की तरह आप वादे करोगे कि वो तो सब कुछ उन्होंने दे दिया, कुछ अच्छे दिन भी दे दिए, बहुत सारा दे दिया, लेकिन एक चीज नहीं दे पाए, वो जो विदेश में हमारा काला धन पड़ा हुआ है उसको वो नहीं वापस लेके आए। और उसके जवाब में जब यही बात हमारे माननीय गृह मंत्री जी से पूछी गई, उन्होंने तो बोला, ऑन रिकॉर्ड है वो, नेशनल टीवी पे बोला, पूरी दुनिया ने देखा, बोला ये तो एक इलेक्शन जुमला है। और ये जो इलेक्शन जुमले हैं जो अभी ये BJP के प्रवक्ता सिंह साहब है, उन्होंने तो बोला, जो ये बोल सकते हैं कि 370 जब यहाँ पे था तो यहाँ पे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको वो फ्रेंचाइजी का राइट नहीं था। तो ये सब बताइए, अगर ये सब ये बोल सकते हैं एक नेशनल चैनल पे, तो बाकी छोटी मोटी चीजों के बारे में तो आप सोचिए ही मत कि इनके कितना क्या बोलते होंगे। चलिए ठीक है, लेकिन प्रायोरिटीज तो भाई जम्मू कश्मीर की जनता है और सब उसी के लिए कहीं ना कहीं कसीदे पड़ रही है। शान खान साहब, अब बीजेपी को रोकने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि ये भी तो एक कंसर्न है कि कहीं वोट बट ना जाए, बर्बाद ना हो जाए। तो आपका तो मेन मसौदा यही होना चाहिए कि भाई बीजेपी को रोकने के लिए क्या कुछ ऐसी स्ट्रेटजी निकल कर आएगी जिससे आपको लगता है कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे? शान खान साहब। देखिए कुणाल भाई, भाजपा को हम नहीं रोकेंगे, भाजपा को जम्मू कश्मीर की जनता रोकेगी। जिस जनता का अहित भाजपा ने किया है, भाजपा जब से केंद्र की सत्ता में आई है निरंतर उसने जम्मू कश्मीर के साथ उपेक्षा की, अन्याय किया और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा छीना और अनुच्छेद 370 और 35A के जो घोषित लक्ष्य थे, जो भाजपा ने कहा था कि इसको हटाने के बाद वहाँ पर रोजगार आएगा, क्या रोजगार आ गया? कहा था वहाँ पर उद्योग आएगा, क्या उद्योग आ गया? कहा था शांति बहाली होगी। आज जम्मू कश्मीर में आए दिन टारगेट किलिंग हो रही है, आतंकवादी घटनाएं हो रही है, सेना के जवान मारे जा रहे हैं, नागरिक मारे जा रहे हैं। तो भाजपा ने जो वचन देश से और जम्मू कश्मीर की जनता से किए थे वो सब झूठे निकले, फर्जी निकले। इसलिए जनता भाजपा के खिलाफ है। और उसका एक और उदाहरण आप देखिए, अभी लोकसभा चुनाव गए, भाजपा कहती है कि जम्मू कश्मीर की जनता अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद उनके पक्ष में है, उनके समर्थन में है, क्योंकि जनता उनके पक्ष में है, उनके समर्थन में है, जनता उनसे खुश है। तो लोकसभा चुनाव में घाटी में भाजपा ने प्रत्याशी क्यों नहीं उतारे? क्योंकि भाजपा को प्रत्याशी ही नहीं मिले, इसीलिए भाजपा घाटी में चुनाव ही नहीं लड़ी। भाजपा तो पूरे चुनाव में हारी हुई बाजी को लड़ रही है। भाजपा का संपूर्णता टुकड़ा साफ कांग्रेस पार्टी करेगी। मैंने पहले भी कहा, दोबारा दोहरा रहा हूँ, ठीक है, चाहे
नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, ठीक। उनका जनाधार घाटी तक सीमित है। ठीक चाहे है। भाजपा, उनका जनाधार जम्मू तक सीमित है। कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसका जनाधार राज्यव्यापी है, जम्मू में भी है और घाटी में भी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का प्रेम है, उनका जनमत कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम भाजपा के छक्के छुड़ाएंगे, क्योंकि ठीक है। ईंट बजाकर कश्मीर। ठीक है, पॉइंट टेकन। आई सिंह साहब, आप किसे अपना बड़ा थ्रेट मानते हैं, बता दीजिए, कांग्रेस, एनसी गठबंधन को या पीडीपी को? देखिए नौल साहब, कश्मीर की जनता विकास चाहती है, शांति चाहती है, अमन चैन रहना चाहती है। कोई तीनों ही पार्टियों ने कश्मीर को कभी नहीं दिया है। 70 साल तक यही लोग वहाँ पर शासन करते रहे। भारतीय जनता पार्टी तो कभी वहाँ शासन करने गई नहीं है, इन्हीं लोगों ने किया है। तो इनके कार्यकाल में आप वहाँ सरकार में कौन था? एक मिनट बोले मालूम है उनको। हाँ, बीच में ना बोला करे, इनको बोलो कि वो प्लाट। हाँ ठीक है, शान खान साहब सुन लेते हैं जल्दी से। आई सिंह साहब, हाँ ठीक है, समझ गए, वो आपकी बात हो गया। जल्दी फिनिश कीजिए। हाँ आई सिंह साहब, जल्दी, वक्त की कमी। आपने उन लोगों को भरपूर टाइम दिया, मेरे से कह रहे हो जल्दी, तो ऐसे तो जी बिल्कुल, जल्दी। ओके 10 सेकंड। मेरा टाइम उन्हीं को दे दीजिए, मेरा टाइम उन्हें दे दीजिए। बौखला गए हैं ये भाजपा प्रवक्ता, बोलने के लिए नहीं, इसलिए बौखला गए हैं। चलिए ठीक है, ओके। आप लोगों सबकी हमने बात सुनी और जनता ने भी आप सबको सुन लिया है, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन अंदर की बात जनता समझती है, जनता समझदार है। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, अपनी अपनी बातें जनता के सामने रखी, आप सबका शुक्रिया। तो अब कश्मीर के चौसर में मामला बिल्कुल फंस सा चुका है। अब देखना यह होगा कि कौन आगे निकलता है और कौन पीछे छूट जाता है, लेकिन एक बात तो तय है, जनता की जीत निश्चित है। हमारे साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।